Hey, hi people, and welcome to P3 People Pratik and Podcast. और आज हमारे बीच है your most favorite चीकू की वाइन्स, the celebrity, the host of चीकू की वाइन्स, दिव्या रावत. So दिव्या, welcome to P3 and she is here. शायद हम पहले उनका दूसरा वाला आवाज़ सुनेंगे और उसके बाद we'll just hear her original voice. So दिव्या, can you introduce yourself in Chico's voice? हे हाय एवरीवन, मैं चीकू हूँ और मैं यहाँ आप सबसे मिलने आई हूँ प्यारे प्यारे जानवरों के बारे में बात करने के लिए और हम उनको मिलकर सब कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके लिए. Wow, that's superb, यार. Come on, that's the modulation is that's superb. That's really amazing. और आज मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, आप सभी को बोलना चाहूँगा कि शी स्प्रेडिंग अ वेरी गुड मैसेज अबाउट कंपैशन. शी इज टीचिंग ऑल द किड्स, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको सिखाते हैं थ्रू दीज वाइन्स अबाउट हाउ यू शुड केयर about for animals, and it's totally related to the veganism, right, Divya? Yes. Wow. So आज बहुत सारे हम बातें करेंगे जहाँ पर we'll just understand what is veganism, and we have many other questions also जो शायद audience को यहाँ पर जानने हैं. Right. All right. So to start with, Divya, she's a vegan advocate also. So उसके बारे में बहुत सारा knowledge आप देंगे बाद में. But before we begin this conversation, Divya, मैंने आज तक इनफैक्ट हम सभी लोग हम यूट्यूब इंस्टा सब तरफ देखते हैं कि वीगनिज्म, बीइंग वीगन, ओके. सो आई थिंक सो बहुत सारे लोग उसको डाइट के पर्सपेक्टिव में देखते हैं. राइट. सो वी नीड टू नो व्हाट इज वीगनिज्म फर्स्ट. ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन. जो अभी तक लोग समझते आए हैं वीगनिज्म को कि ये एक डाइट है और ये एलीट क्लास से बिलोंग करता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा कुछ खाना पीना है और काफ़ी महंगा जीवन जीने का एक तरीका है, लाइफस्टाइल है, तो ये हमसे अफोर्ड नहीं हो सकता. और क्योंकि ये काफ़ी एलीट है, ये लग्जरी है, तो शायद ये एक वेस्ट का एजेंडा है. Okay. ये वेस्ट से आया है. लेकिन वीगनिज्म जो है, मैं सबको बताना चाहूँगी कि ये हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमेशा से रही जो हमारा धर्म है, ये हमारे रूट्स में है, जो कि है अहिंसा, जो कि है करुणा. करुणा और अहिंसा को ही आप वीगनिज्म बोल सकते हैं. तो वीगनिज्म वो चीज़ है जो आपको मिनिमम हिंसा करके आपका जीवन जीना सिखाती है. कि मुझे तो जीना ही है, मैं इस धरती पे आ चुका हूँ, अब इसको जीने के लिए मैं अपने आसपास जितने भी दूसरे जीव जंतु हैं उनके ऊपर मिनिमम हिंसा करके जहाँ अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वहाँ अवॉइड करके अपनी लाइफ को मैं जी सकता हूँ. दैट इज वीगनिज्म. Okay, that's veganism. So is it related to spirituality also? 100%. क्योंकि जब हमारे धर्म की बात होती है तो जो हमारा धर्म है, सनातन है, वो हमेशा से अहिंसा के बारे में हमें बताता है. वो हमारा कोर है अहिंसा. तो जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं हैं तब तक ऐसा मुश्किल है कि हम वीगन हो पाएंगे. वीगन को हम अगर हिंदी में कहें तो वो शाकाहार लोग उसको बोलते हैं, बट उसको आप करुण शाकाहार बोल सकते हैं. मतलब कंपैशनेट, आपको जो फूड चॉइसेस है वो कंपैशनेट आपको रखनी है. तो ये हमेशा हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इसके बारे में हमेशा कहा गया है, हिंसा नहीं करनी है. ओके. सो दिव्या, आजकल हम सब लोग देखते हैं कि देयर इज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस इन द क्लाइमेट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ मेनी अदर इश्यूज. सो इज इट लाइक वीगनिज्म अगर हम फॉलो करेंगे तो विल इट रियली हेल्प into the climate change? Yes, अभी हम सब फील कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को. दुनिया भर में हम देख रहे हैं हीट वेव्स आ रहे हैं, कहीं पर जो बारिश है वो होती ही जा रही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है. अब तो कोई एक सीज़न रहा ही नहीं है कि इस सीज़न में बारिश होगी, इस सीज़न में गर्मी होगी या सर्दी होगी. तो आप देखेंगे सर्दियाँ स्किप हो गई हैं. राइट. अभी आने वाले कुछ समय में जो यूनाइटेड नेशंस के भी 20,000 प्लस साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये क्लियरली हमें क्लेम किया है, हमें बताया है कि हमारे पास ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको रोकने के लिए, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स अभी हमें देखने के लिए मिलेंगे, शायद 2 साल भी नहीं बचे इसको रिवर्स करने के लिए. तो रिवर्स करने के लिए एक्शंस जो हमें करने चाहिए
वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और वीगनिज्म कैसे हेल्प कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे पहला रीज़न है वो है ह्यूमंस का ओवर पॉपुलेट करना। हम बहुत स्पीड से बढ़े हैं पिछले 100 सालों में, और हमारी जनसंख्या अभी जो आज की तारीख में है 9 बिलियन के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी 9 बिलियन वेरी सून, जिसकी वजह से हमें 3 अर्थ प्लैनेट भी कम पड़ेंगे। राइट। हमें 3 धरती चाहिए इस तरह से, जिस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो पहला कारण है हमारा ओवर पॉपुलेट करना, ओवर पॉपुलेशन। दूसरा जो हमारा कारण है क्लाइमेट चेंज का वो है एनिमल एग्रीकल्चर। यस। मतलब पशु खेती। पशु खेती कैसे? लोग बोलते हैं हाँ पशु तो हम शुरू से ही कितने सालों से हम पालते हुए आ रहे हैं, एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं, 10,000 साल हो गए हैं इंसान को एनिमल फार्मिंग करते हुए। बट ये अचानक से पिछले 40-50 सालों में मुद्दा कैसे बना क्लाइमेट चेंज, और सैडली इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। इसका सेकंड रीज़न एनिमल एग्रीकल्चर इसीलिए है क्योंकि जो एनिमल्स से हम मीट लेते हैं या अंडा लेते हैं, ऊन लेते हैं या दूध लेते हैं। Yes, I wanted to ask you about milk. Is milk vegan? Yes. तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो हम एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अच्छा, वो बहुत स्पीड से हो रहा है। क्योंकि इतने सारे जानवरों को पालने के लिए आपको जगह तो चाहिए, और हमारे लिए भी बिल्डिंग्स बनाने हैं, मॉल्स बनाने हैं, और इतनी 100 चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन बहुत स्पीड से हो रहा है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया के 70 to 80% जो फॉरेस्ट से वो ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं। और आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि क्लाइमेट चेंज से जो सबसे पहला कंट्री है जो इफ़ेक्ट होगा वो है इंडिया। सबसे पहला हम इफ़ेक्ट होने वाले हैं। हमारी जीडीपी, हमारी हेल्थ, हमारे जो डेथ रेट्स बढ़ेंगे, सबसे पहले वो इंडिया में बढ़ने, आपको इंडिया में देखने मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो हमारे यूएन के साइंटिस्ट हैं उनके कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एनिमल्स की खेती हो रही है, और एनिमल्स जो है, एक तो पेड़ कट गए, पेड़ कटने की वजह से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। तो हमारा जितना भी फॉरेस्ट लैंड होता है वो क्यों ज़रूरी है अर्थ के ऊपर? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वातावरण में गर्मी कम होती है। जब गर्मी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत स्पीड से पिघलने लगते हैं। जो हिमखंड हैं वो बहुत तेज़ी से पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नदियों का लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है ऑब्वियसली। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम आगे जाके इसको नीचे जब मैदान में जाते हैं तो वहाँ बाढ़ वगैरह के इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं। और ये सिर्फ हम पहाड़ों के साथ या नदियों के साथ नहीं, हम ये बाकी बायोडाइवर्सिटी भी है, जब जंगल कट रहे हैं, इस तरह से हम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं पूरे नेचर में, नदियों का पानी बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, जो उनका हैबिटेट है वो नष्ट हो जाता है, और प्रजाति की प्रजातियां पूरी ख़त्म हो जाती हैं। हर रोज़ कम से कम 10,000 प्रजातियां हमारी धरती से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो रही हैं, नथिंग लेस देन 10,000। जैसे हम एक स्पीशीज़ है होमो सेपियंस, वैसी बहुत सारी लाखों करोड़ स्पीशीज़ हैं जो कि हमने गायब कर दी हैं हमेशा के लिए। अब वो धरती पे कभी वापस नहीं आ पाएंगे, कभी भी नहीं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो एनिमल एग्रीकल्चर इसको इफेक्ट कर रहा है। आपने दूध के बारे में मुझे पूछा कि दूध सात्विक है कि नहीं है। दूध के लिए भी जिन जानवरों को पाला जाता है उसमें मोस्टली गाय होती हैं और भैंसें होती हैं। इंडिया में इस वक्त जो दूध आप मैक्सिमम देख रहे हैं चीज़ में, आइसक्रीम्स में, अदर स्वीट्स कन्फेक्शनरीज में, वो भैंस का दूध है। 70 से 80% जो दूध जितना सामान इस वक्त मार्केट में बिक रहा है, घी वगैरह जो भी बिक रहा है, बटर बिक रहा है, वो भैंस के दूध का है। तो ये जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं जो दूध देते हैं, ये मीथेन गैस को बर्प करते हैं या फार्ट करते हैं। मीथेन गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा 24% ज़्यादा गर्म होती है और इनफ्लेमेबल होती है, मतलब वो आग पकड़ सकती है। इसीलिए कई बार ऐसी न्यूज़ हमने देखी है वेस्ट से आते हुए भी कि वहाँ पे लाखों जानवर, गाय एक साथ बांधी हुई हैं, डेयरी फार्म्स है, और उसमें रातों रात आग लग गई है क्योंकि मीथेन गैस जो फार्ट करते हैं वो इनफ्लेमेबल होती है। ओके। तो ये गैस जो होती है वो
ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इस वक्त, मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फॉसिल फ्यूल्स का जो हम माइनिंग करते हैं उससे भी आती है, और हमारी दिन प्रतिदिन की रोज़ की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उससे कार्बन एमिशंस होते हैं। बट मीथेन जो है ये मिल्चिंग एनिमल्स से सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसमें बकरियां और भेड़ें भी शामिल हैं। ओके। यस। तो ये क्या कर रहा है क्लाइमेट को, अब ये जो एटमॉस्फेयर में जब ये अटक जाता है तो ये यहाँ की हीट जो है, धरती से जो हीट बाहर एस्केप होनी चाहिए उसको एस्केप होने नहीं देता, उसको अंदर ही पकड़ के रख लेता है, जिसकी वजह से हमने धरती जो है, अर्थ जो है 2 डिग्री टेम्परेचर राइज पे पहुंच चुकी है। इस साल जो रिकॉर्ड किया गया 23-24 का जो टेम्परेचर है वो अभी तक के, वो 1 लाख साल में, पिछले साल की जो गर्मियाँ थी वो 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है, सबसे गर्म, हॉटेस्ट ईयर 2023। 24 का भी यही हाल है। जब, और बहुत ज़्यादा सोचने की और ये बात है कि हमारे पास, जब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि शायद 2 साल भी नहीं बचे कि हम इसके ऊपर एक्शन ले पाएँ, जीने के लिए शायद अनदर 70 ईयर्स और 100 ईयर्स हम सबके पास है मिलाकर, आप और मैं तो निकल ही लेंगे तब तक, बट आगे आने वाले बच्चों का मैं बोल नहीं सकती। जब 5 बार जो अर्थ है वो ऑलरेडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसमें जितने भी जीव जंतु रहते थे, धरती तो वहीं रहेगी अपना एज इट इज, बट जितने भी अंदर जीव थे इसमें वो 5 बार मर चुके हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उसका रीज़न था जो 5th मास एक्सटेंशन हुआ था अर्थ पे, उसका रीज़न था सिर्फ 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा था अर्थ के सरफेस पे, सिर्फ 3 डिग्री। 2024 में, आज की डेट में, हम 2 डिग्री टेम्परेचर राइज पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। आप समझो कितना टेम्परेचर डिग्री बाकी है अभी, 1 डिग्री और राइज बाकी है। डिफिकल्ट इज यस। तो अभी आप समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी खुद की डेथ की तरफ, हम जब सब जा रहे हैं। तो वी से अर्थ इज डाइंग, द प्लैनेट इज डाइंग, नो द प्लैनेट विल सर्वाइव, वो प्लैनेट अपना रह लेगा, आप अपनी सोचो। हम जाने वाले हैं यहाँ से। सो इसीलिए मिल्क जो है, मैं आपसे कहती हूँ कि ये एक तो क्लाइमेट चेंज में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वो सात्विक भी नहीं है। सात्विक इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। अच्छा। दूध भी एसिडिक है और इसके प्रमाण हैं, एसिडिक होता है, इसीलिए सात्विक में आप रख नहीं सकते। और इसके पीछे इतनी भयानक हिंसा है, 1 गिलास दूध के पीछे हम कितने बछड़ों का मर्डर करवा रहे हैं, ये लोगों को शायद नहीं पता है। या फिर उसी के पीछे हम कितने सारे ओल्ड काउज एंड बफलोज का मर्डर करवा रहे हैं, और ये हम जानते नहीं है इसलिए शायद हम कर रहे हैं। बट अगर जान लें तो हम शायद इस क्लाइमेट चेंज को, या जो हम जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं मास एक्सटेंशन की तरफ, उसको हम शायद कंट्रोल कर पाएंगे। कोई भी जानवर दूध तब देता है जब वो माँ बनती है, राइट? हम मैमल्स से मिल्क लेते हैं, मैमल्स जो कैटेगरी एनिमल्स की। तो एक्चुअली गाय या भैंस दूध नहीं देती, एक माँ दूध देती है। दिस इज व्हाट इट इज। और ये हमें सोचना चाहिए, बहुत सोचने की बात है। और ह्यूमन स्पीशीज एक इंटेलिजेंट स्पीशीज है, धरती पे सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज है, आई थिंक, इसलिए उसे सोचना चाहिए ये बात। और जब ये गाय भैंसे, इनकी नॉर्मल लाइफ जो होती है, लाइफ स्पैन, वो 18 to 20 ईयर्स जी सकते हैं अगर ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। बट इंडस्ट्री में अगर ये रहते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में, तो इनको इतना इंजेक्शन मार मार के और इनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कर करके, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर करके इतना इनसे दूध निचोड़ लिया जाता है कि ये 6 से 7 साल में एक ड्राई काऊ बन जाते हैं। यही क्वेश्चन हमें पूछना था कि इन इंडिया, जहाँ पर cows, you know, they are treated as mothers, they are treated as God. So ऐसा क्यों होता है कि when they stop, you know, giving the milk, उनको slaughter house में भेज देते हैं and then things go worse? Why this is happening? तो स्लॉटर हाउस क्यों भेजा जा रहा है इन एनिमल्स को? हम देखेंगे कौन भेज रहा है इनको। डायरेक्टली कौन भेज रहा है? यस, डेयरी फार्मर्स भेज रहे हैं। बट भिजवा कौन रहा है? जो कि डिमांड कर रहे हैं। तो ये चेन आप देखेंगे, इस चेन के इस एंड पर है डिमांड करने वाला और इस एंड पर है सप्लाई करने वाला। सप्लाई करने वाला है फार्मर, डिमांड करने वाला है कंज्यूमर, हम। आप देखेंगे किसी भी चीज़ की मार्केट में जैसे ही डिमांड होती है, सप्लायर्स रेडी हैं।
तो आप जितनी डिमांड करते जाओगे उतनी सप्लाई होती जाएगी, राइट? तो डेयरी फार्मर्स को बहुत जल्दी जल्दी आपको सप्लाई करना है, क्योंकि हमने बात करी है कि हमारा पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है तो हर एक मुंह को डेयरी चाहिए। अब एक मुंह पैदा हो रहा है, उसको खाना चाहिए, डेयरी चाहिए। तो यहाँ पे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उतनी स्पीड से आर्टिफिशियली इन जानवरों को इंसेमिनेट कर रहे हैं, मतलब गर्भवती कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भधारण उसको बोलते हैं, इन जानवरों को करके, जो कि एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होती है। और उसमें कई बार 50% चांसेस होते हैं कि अबॉर्शन हो जाए जानवरों का, और वो एक दर्द के थ्रू, एक साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं उस दौरान। तो जब ये होता है कि गाय अब दूध नहीं दे सकती 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, क्योंकि हमने उसको निचोड़ लिया है पूरी तरह से, तो हम उसको अनदर 10 ईयर्स क्यों रखेंगे अपने साथ? वो खर्चा मैं कहाँ से, किसान हूँ मैं कहाँ से वो खर्चा निकालूंगा उसका, मैं कैसे पालूंगा उस गाय को? अभी मेरे लिए प्रॉफिट नहीं करती है, और ये सब बिजनेस है, दिस इज ऑल धंधा। तो मैं उसको मेरे पास नहीं रखूंगा और मैं उसको बेच दूंगा। अभी इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि गायों का स्लॉटर तो बैन है, बट आप देखेंगे कि केरला, उसके बाद जो हमारे 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट, और वैसे ही साउथ में भी गोवा हो गया हमारा, वहाँ पर काउ स्लॉटर जो है वो लीगल है, वहाँ स्लॉटर कर सकते हैं। बट व्हाई नॉट थ्रू आउट इन इंडिया? नॉट थ्रू आउट इन इंडिया, नॉर्थ में आप नहीं कर सकते, बट वहाँ पर आप देखेंगे कि जिनको स्लॉटर नहीं कर सकते, अचानक से हमने कुछ टाइम में देखा है कि जैसे ही ये स्लॉटर बैन हुआ कुछ साल पहले, तो रास्तों पर अचानक से इनकी ना जनसंख्या बहुत बढ़ गई। गाय आप देखेंगे अबैंडन करी हुई हैं, स्ट्रे काउस घूम रही हैं, स्ट्रे छोटे छोटे बछड़े घूम रहे हैं, वो सारे मेल बछड़े आप देखेंगे, क्योंकि मेल बछड़ा डेयरी इंडस्ट्री में किसी काम का होता ही नहीं, वो तो दूध नहीं देता है ना। तो ये सारे रास्तों पे घूम रहे हैं, अब ये खा रहे हैं कूड़ा कचरा और प्लास्टिक, जो कि इंसानों को ही फैलाया हुआ है, और उसे खा के वो या फिर वहाँ मर रहे हैं, या फिर इनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाईवे पे मर रहे हैं, या ये एक्सीडेंट से अपंग हो जा रहे हैं। तो या फिर आप इन्हें स्लॉटर हाउस भेजो, या फिर अगर मेरे स्टेट में ये बैन है तो मैं इनको छोड़ देता हूँ रास्ते पर। अब वो किसी के खेतों में जाएं या कुछ भी करें, तो वहाँ पर जो खेत वाले हैं इनके मुंह में बॉम्ब डाल के उनका मुंह ब्लास्ट कर दें, या इनके ऊपर एसिड फेंक दें, या इनके ऊपर कुल्हाड़ी फेंक के मारें। ये सब बहुत कॉमन सीन है, ये सब आप देख सकते हैं। बट दिव्या, ये पहले नहीं होता था। इफ यू लुक बैक इन द ईयर 2000 एंड नॉट 2000, इन 1950s 60s द केस वाज क्वाइट डिफरेंट, है ना? बट आजकल ये इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। So what is the cause of the rapid increase into such things? Demand. Is it? Demand. आप डिमांड बढ़ाओ और ये और पैदा करते जाएंगे, और डिमांड बढ़ाओ फिर ये और पैदा होते जाएंगे, ये पैदा होना रुकेंगे ही नहीं जब हमारी डिमांड बढ़ती रहेगी। आप पहले देखते होंगे कि लोग दूध के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते होंगे। हमारे जब हम साउथ की तरफ आए, वेस्ट की तरफ आए इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाय पीते होंगे दूध की। बट नॉर्थ में आप देखोगे तो लस्सी पीते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ ठीक है कभी कभी दूध पीते थे इस तरह से। बट आज आप देखोगे तो चीज़ है, बटर है, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, सारी स्वीट्स जो आप देखते हैं वो उसमें दूध है, और कितनी सारी और जो आप पैकेज फूड देखते हो उसमें भी मिल्क सॉलिड होता है, मिल्क पाउडर होता है। तो इसकी डिमांड, मतलब ये ओवर कंज्यूमरिज्म हमारे अंदर आया कहाँ से? ये बहुत गहरी एक बात है, ये आया कैपिटलिज्म की वजह से। जिनके पास पैसा है वो हमें ये चीज़ें मार्केट करते हैं, इसकी झूठी और नकली मार्केटिंग करते हैं कि दूध के अंदर बहुत कैल्शियम और प्रोटीन होता है, अगर आपने नहीं पिया तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये लोग जो है ये एडवर्टिजमेंट्स के थ्रू हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जबकि हमने देखा है कि जो लोग दूध पीते हैं उनमें ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस भी होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी होती है जिसमें कि हड्डी जो है वो जालीदार होने लग जाती है, इसीलिए जल्दी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है हड्डी। ये दूध की वजह से होता है, क्योंकि जब आप दूध पीते हो दूध में होता है एसिड, जैसे हमने बात करी, और इस एसिड को नलीफाई करने के लिए शरीर में बहुत एसिडिटी ना हो जाए, हड्डी अपने अंदर से कैल्शियम छोड़ने लग जाती है। और जैसे ही आप दूध पीने के बाद तुरंत अगर अपना ब्लड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कैल्शियम एकदम से बढ़ गया है दूध के अंदर। तो इस इंफॉर्मेशन को इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, इसका गलत फ़ायदा उठाया और इसका गलत मार्केटिंग कर दिया कि दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है। हाँ, उस टाइम पे डेफिनेटली आपको आपके ब्लड वेन्स में कैल्शियम बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ये कैल्शियम धीरे धीरे डिप्लीट होता है, निकल रहा है आपकी हड्डियों से, और धीरे धीरे निकलकर वो दिन बहुत नज़दीक है जब आपकी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। और इसी स्टेज को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके।
तो then we even heard कि ahimsa milk, this is a new concept in the market. उस बारे में can you just put some light on that? अहिंसा मिल्क का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा है कि हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि 140 करोड़ की तो हमारे इंडिया की ही जो पॉपुलेशन है वो है, और उसके पीछे हमारे पास कितने कैटल्स हैं, कुछ 3.5 के आसपास बिलियन एनिमल्स हैं हमारे पास जो मिल्चिंग कैटल्स हैं। तो ये डिमांड तो पूरी हो ही नहीं सकती ना, 140 करोड़ को कैसे दूंगा मैं दूध। तो अहिंसा मिल्क का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि हम जानवरों के पहले बच्चों को दूध देते थे, जो दूध बच जाता है उसके बाद वो हम पी लेते हैं, या फिर इन बच्चों को हम स्लॉटर के लिए नहीं भेजते जो मेल बछड़े होते हैं, या फिर हम काउस को भी उसके बाद गौशाला भेज देते हैं जब वो रिटायर हो जाती है, जब वो दूध नहीं दे सकती। लेकिन आप खुद ही जाके अगर बहुत सारे गौशालाज में आप खुद विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इन गौशालाओं में बूढ़ी गायों से भी दूध खींचा जा रहा है, उनके बछड़े जगह जगह पड़े हुए हैं, उनका मुंह बंधा हुआ है या फिर वो मरे पड़े हुए हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि पीछे वाले दरवाजे से वो कहाँ निकल जा रहे हैं वो एनिमल्स, वो हमको तो नहीं पता, हमको नहीं पता जो हम सामने देख रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अहिंसा मिल्क गौशाला से जाके ले लेंगे और हमारे कर्म साफ हो जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर भी आपने एक्चुअली कभी इंस्पेक्ट नहीं किया है। आप वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करके देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा घपला और गेम चल रहा है सारी गौशालाओं में। Again the thing goes on. Yes. And specifically Divya, I can't imagine the hands, the legs of God being tied. जैसे हमने रिसेंटली बहुत वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर कि बहुत सारे एनजीओज भी है, दे आर वर्किंग फॉर देम विच वी कॉल एनिमल रेस्क्यू। बट ऐसा वीडियो एक बार वायरल हुआ था कि काउज उनके हाथ पैर बांधे गए थे, दे वर पुट इनटू द कार डिकी एंड देन उनको दे वर स्मगलिंग इट, राइट। सो व्हाई दिस इज नॉट बीइंग स्टॉप्ड, wherein specifically in India I cannot imagine, and would not love to see such things happening. But why government is not taking the necessary action against this? So why is it not stopping, Pratik? You tell me, why is it not stopping? Can you stop it? ये यहाँ पर आ जाती है बात कि हम कितने कन्वीनियंटली बोल देते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए कि why is government not doing this? Why can't we do it? हमें एक छोटा सा कदम लेना है कि हमें डिमांड गिरा देनी है इसकी। जैसे ही मार्केट में इसकी डिमांड गिरेगी, एकदम क्लियर आप इकोनॉमिक्स को समझिए कि सप्लाई भी गिरना शुरू हो जाएगी और इस तरह के दृश्य आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये स्मगलिंग होती है उन देशों में जहाँ पे स्लॉटर इलीगल है या बैन है। तो ये यहाँ से इनको इलीगली पकड़ा जाएगा, इनको किडनैप किया जाएगा और बॉर्डर के पार भेजकर ऐसी जगह पे भेज देंगे, उन स्टेट्स में भेज देंगे जहाँ पर इनका स्लॉटर होता है। या फिर आपने कई बार देखे होंगे वो वाले वीडियोस जहाँ पर कि पानी के रास्ते बांग्लादेश भेजी जा रही हैं काउस, और वो पूरे पत्ते के अंदर, छोटे से पत्ते के अंदर उन्हें पैक करा हुआ है, तो वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वो बॉर्डर के पास कैसे पहुँचाई गई हैं। तो ये सब तो तब तक होगा प्रतीक जब तक दूध पीने वाला डिमांड देता रहेगा और इनको सप्लाई करने वाला पैदा करता जाएगा। ये गेम कभी रुकने नहीं वाली है। तो इसीलिए इस गेम को रोकने के लिए ही ये जो बात है कि वीगन बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम अपनी तरफ से एक ये चेंज कर सकते हैं कि हम इस जो भी क्रूअल्टी हो रही है इसमें हमें भागीदार नहीं होना है। मैं नहीं कर सकती, मेरी टंग मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा प्रोटीन कैल्शियम मुझे पौधों से मिल जाता है और भरपूर मिलता है, क्योंकि इवेंचुअली गाय भैंस भी क्या खाते हैं, पौधे ही खाते हैं। पौधे तो खाते हैं, तो इसीलिए उनको भी तो प्रोटीन वहीं से मिलता है, आपको भी वहीं से मिल जाएगा। आप मिडल मैन को निकाल दो ना बीच में से, बेचारा मिडल मैन सफ़र कर रहा है इतना ज़्यादा, आप उसको निकाल दो बीच से और आप यहाँ से ले लो। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है अबाउट वेगनिज्म। सो व्हाट यू थिंक, कब तक इस पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा व्हाट इज़ वेगनिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेगनिज्म, और हमने क्यों ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तब तक लोगों को पता चलेगा जब तक जो लोग हैं वीगन्स हैं वो एक्टिविस्ट बन के इस बारे में बात नहीं करते हैं। क्योंकि वीगनिज्म जो है वो मेरे बारे में नहीं है, मैं बन गई, मैं अच्छी हो गई, ना, इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि मैं अच्छी हो गई ना, नहीं, इट इज़ अबाउट द एनिमल्स जिनके लिए हम ये क्रांति कर रहे हैं, जिनके न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये एक न्याय की मूवमेंट है। वीगनिज्म के बारे में जब आप पूछते हैं डेफिनेशन क्या है, ये एक न्याय की एक क्रांति है।
जो कि फिलहाल वर्ल्ड में सिर्फ अभी 1% लोग 1% लोग ही वीगन हैं, बट ये तब बढ़ेगा जब आपके जैसे लोग हमें पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, Exactly. अवेयरनेस होगी और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया जब अपने चैनल्स पे दिखाएगी, सैड वो दिखाती नहीं है क्योंकि सबका इससे स्वार्थ बंधा हुआ है, राइट? मैं कैसे किसी के थाली पे अटैक कर दूँ, तो वो स्वार्थ की वजह से इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक बात नहीं कर रही है। दिव्या, ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हुआ, इवन मुझे भी बहुत सारा अवेयरनेस यहाँ पे मिला है. देयर वाज लॉट ऑफ नॉलेज, देयर वाज लॉट ऑफ अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंटली. सो अगर मुझे वीगनिज्म फॉलो करनी है तो व्हाट आर द की इनिशियल स्टेप्स टू बी फॉलोड? सो अच्छा है, इसको हम शुरू कर सकते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से. तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम नियरेस्ट है ये चीज़, हमारे सबसे नज़दीक की चीज़ है, और हम सबसे नज़दीक की चीज़ से शुरू करते हैं, विच इज़ माई सेल्फ. आई एम नॉट सीइंग कि यार पता नहीं दुनिया तो बनेगी कि नहीं बनेगी वीगन, यार वो तो छोड़ेगा नहीं, इससे तो होगा नहीं, वो नहीं देखेंगे. हम सिर्फ ये देखते हैं मैं, वन लेस पर्सन हार्मिंग द एनवायरमेंट, हार्मिंग एनिमल्स, वन लेस पर्सन, राइट? मैं खुद से शुरू करती हूँ, मैं खुद से इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, क्या ये मेरा करना बहुत ज़रूरी है? बस एक ये सवाल, क्या मैं इसके बिना भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकती हूँ? यस. क्या मुझे न्यूट्रिशन की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं होगी? नहीं होगी. आपको यस थोड़ा बहुत ट्रैक रखना पड़ेगा अपना कि मैंने आज कितना ढंग से खाना खाया और जंक तो नहीं खाया, ये सब चीज़ें. बट आप देखो कि आपकी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है. आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच जाओगे, और आपका जो कोर है वो जब बदलने लगेगा तो ओवरऑल जो आपकी लाइफ है, आप देखोगे आपका बिहेवियर ही बदल गया. जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान में, जैसा अन्न वैसा मन. तो आप देखोगे कि आपका मन ही बदल गया और ऐसा लगेगा आपको कि आपका अवतार ही कोई आ गया. सो यू स्टार्ट विद योर सेल्फ. क्या ये करना बहुत ज़रूरी है? क्या इसका कोई सब्सटीट्यूट है? येस, देयर आर सब्सटीट्यूट्स ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, मेट्रोज़ में मिल जाएंगे, बट मैं घर पे बनाती हूँ. घर पे बनाना ये बहुत आसान है. मूंगफली का दूध बना सकते हैं, उससे दही बनती है और उसकी कड़ी बहुत 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 टेस्टी होती है. आई बेट आप सब ट्राई करना. दूसरी है आलमंड मिल्क, वो भी घर पे बना सकते हैं. रात को कुछ आलमंड लेके मुट्ठी भर भिगा दिए, अगले दिन उसको मिक्सर में पीस के पानी के साथ स्ट्रेन करके बन गया दूध. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. अगर हमें चाय की एडिक्शन है या आदत है, बट आई थिंक जब हमारा कोर ही करेक्ट होने लग जाता है तो हमें समझ में आने लग जाता है कि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी यार, राइट? जैसे मदर नेचर हमारी माँ के शरीर से दूध हटा चुकी है क्योंकि उसको पता है इसके बच्चे बड़े हो चुके हैं. तो एक्चुअली आपको नेचर कह रही है कि अब दूध की ज़रूरत नहीं है, बस अब तुम बड़े हो गए हो. वीगनिज्म यूरोपियन कंट्रीज में, आउटसाइड इंडिया, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. बहुत लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. लेकिन व्हाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन इंडिया, वेयर इन इंडिया जैसे कहते हैं कि ये अहिंसा की भूमि है, स्टिल व्हाई इट इज़ बिकमिंग पुअरर? तो ऐसा है वृत्ति कि आप देखोगे हमारे मार्केट्स जो है, हमारे बाज़ार जो हैं, उसमें लाइन से दुकानें हैं जहाँ पे मुर्गियाँ कट रही हैं, बकरे कट रहे हैं, और वहाँ पे बच्चे भी आते हैं शॉप्स पे कि मटन देना, चिकन देना. उनके सामने वो कट रहे हैं वो जानवर. वो ऐसे कटते हैं जैसे कि कोई गाजर मूली कट रहा है. तो छोटे से मन को ही डिसेंसिटाइज कर दिया है हम लोगों ने. वेरएज आप देखोगे वेरिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है. वहाँ पर इलीगल है रोड्स पे किसी भी तरह का स्लॉटर हाउस. वहाँ पे सिर्फ लाइसेंस स्लॉटर हाउसेज में काटा जाता है, और ये जनरली शहर के बाहर होते हैं, दूर होते हैं, और बहुत ऊंची दीवारों के पीछे होते हैं. तो एक्चुअली वहाँ लोगों ने कभी सामने देखा ही नहीं कि मरना, तड़पना क्या होता है, स्लॉटर होना क्या होता है. तो जब उनको इस तरह के कुछ कंटेंट दिखाया जाता है या उनके सामने ऐसी कोई बात आती है तो वो लोग तुरंत बदली हो जाते हैं. बट हम लोगों को बचपन से आदत है, हम बोलते हैं हाँ जैसे गाजर काटा वैसे मुर्गी काटी. तो हम लोगों को ये जो है ये बहुत टाइम लगेगा इसको दोबारा वो प्यार को जगाने के लिए. तो इसीलिए इंडिया में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. हम सब लोगों ने सुना है कि गिर गाय से मिल्क आता है. सो कितना हेल्दी है ये? दूध खुद में हेल्दी है ही नहीं. हाँ, हेल्दी है बच्चे के लिए, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो बाहर का कुछ खाना नहीं खाता है, तो उसको जो भी मिलेगा अभी न्यूट्रिशन वो मदर मिल्क से मिलेगा. तो यस, दूध अपने आप में हेल्दी होता है, बट
जैसे हमने पहले बात करी है कि जो दूध होता है उसमें एसिड होता है, और एसिडिटी की वजह से अगर शरीर के अंदर ज़्यादा एसिडिटी होती है तो वो कैंसर क्रिएट करता है। और जिस गाय की हम बात कर रहे हैं, गाय जो है, उसको बोलते हैं कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन इसलिए दिया जाता है ताकि गाय ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे। ओह ओके। राइट। तो इस केस में तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि दूध अपने आप में एसिडिक है, वो कैंसर बनाता है, वो बच्चे का खाना होता है, और आई थिंक वो हमें नहीं पीना चाहिए। ओके। और ये भी बात थी कि अगर हम ज़्यादा या मिल्क पीते भी है, दूध पीते हैं, तो इट कॉजेज कैंसर। सो इज इट अ फैक्ट और अ मिथ? यस, मिल्क अगर आप पीते हो तो जो हम बात कर रहे हैं कि इन गायों को जो दूध एक्चुअली हार्मोन होता है, हार्मोन रिलीज होता है जब, तो दूध शरीर में दूध बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल हार्मोन होता है। ये हार्मोन जब हम दूध के जरिए अपने शरीर में लेंगे तो ये एक ग्रोथ हार्मोन होता है, और हम ग्रो कर चुके हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम देखते हैं छोटा बच्चा जो ग्रोइंग स्टेज में है, छोटा सा, उसको ज़रूरत होती है दूध की, ग्रोथ हार्मोन्स की। अब जो ऑलरेडी अडल्ट है, जब वो ग्रोथ हार्मोन्स पिएगा तो आपको पता है कैंसर क्या होता है? एक्सेस ग्रोथ ऑफ योर सेल्स। हम लोग सेल्स से बने हैं, और जब सेल बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करता है और ग्रो करने लग जाते हैं सेल्स अपने आप, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज आप बोलिए, कैंसर बोलिए, इस तरह की बीमारियां वो बनाने लग जाता है शरीर में। तो अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं दूध के जरिए, तो बहुत ऑब्वियस है हमें कैंसर हो सकता है, और हमें डेफिनेटली ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं। ओके। और जैसे आपने मेंशन किया था कि यू हैव योर ओन एनजीओ आल्सो, सिम्बा एनिमल सेव। सो क्या एग्जैक्टली है, आप व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? सो सिम्बा एनिमल सेव में मैंने शुरू किया था, आई वाज अ रेस्क्यूअर, तो मैं डॉग्स एंड कैट्स रेस्क्यू करती थी। लेकिन अब ये जो सर्कल है लव का, वो और एक्सपैंड हो चुका है, एंड इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स, but other animals also, farmed animals and wildlife animals also. So Simba Animal Save में it is a community of people who have similar fundamentals of life, जो ये समझते हैं every life has right to live. They want to come together and do something for these animals. They want to become voice of these animals. तो उसके लिए है ये सिम्बा एनिमल सेव की कम्युनिटी। वाओ, दैट्स सच अ नोबल थिंग। सो आपका जो इंस्टा आईडी है ऑफ सिम्बा एनिमल सेव, यू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल, सो कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट दोस टू थिंग्स आल्सो, सो दैट हमारे जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी आपके चैनल्स को फॉलो कर सके? राइट। सो जितनी भी आपको वीगनिज्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप कैसे शुरू करें इस चीज़ को, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, तो आप सिम्बा एनिमल सेव इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करिए, और कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ उसे डीएम करिए, मैं आंसर कर देती हूँ मोस्टली 24 आवर्स के अंदर। और यूट्यूब चैनल है मेरा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मेरी एक लास्ट होप है, फर्स्ट एंड लास्ट होप है। तो चीकू की वाइन्स है, आप बच्चों को ज़रूर दिखाइए, और उसमें मैं सिर्फ वीगनिज्म नहीं, उसमें मैं कंपैशन फॉर ऑल सेंशिएंट बीइंग्स, और ऑल्सो बच्चों के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, देखिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जानवर के बराबर हैं, बिल्कुल जानवर और बच्चे सेम हैं, जो अपने लिए बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मुझे इसलिए बच्चों से भी बहुत प्यार है, तो ये चैनल ऐसे मुद्दे भी बच्चों के पकड़ता है जो बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं, या जो अभी एजुकेशन सिस्टम में उनको जगह नहीं दी गई है। तो आप देखिए, बच्चों को इससे चैनल से बहुत सारे हेल्प मिलेगी, और मैं इसको बहुत फन और एंटरटेनिंग तरीके से करती हूँ, तो ये हेल्पफुल होता है उनके लिए। यस, सो वंस अगेन दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग P3। हम और भी सेगमेंट्स आपके साथ करना चाहेंगे, विल बी डेफिनेटली इनवाइटिंग यू ओवर द पॉडकास्ट इन द कमिंग डे ऑल्सो। सो वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम P3। थैंक यू सो मच।